है स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग का एपी का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, थर्ड लेक्चर ऑफ एपी। हाँ, इससे पहले दो लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में एपी के बेसिक्स के ऊपर बात किया, फिर दूसरे लेक्चर में एपी के बारे में और कुछ जाना, जिसमें इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी था, जनरल टर्म निकालना था, ये सब सीखा। उसी के आधार पे आज के लेक्चर में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ उसी के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में क्या करना है कि सबसे पहले अपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन देखना है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है, आंसर लाना है। आंसर लाने के बाद मैच करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। यदि सही है तो प्रोसेस देखिए, प्रोसेस सही है कि नहीं है। अगर प्रोसेस सही है बट आंसर नहीं है तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, तो वो धीरे धीरे सही हो जाता है, लेकिन उस पर भी ध्यान दिया कीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन से पहले कलर डिसाइड कर लिया जाए किससे। हाँ, पिंक। गर्ल्स, ऐसा नहीं है गर्ल्स का, ठीक है, चलो इधर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एनथ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एनथ टर्म बोले तो यहाँ पे जो एनथ टर्म का मतलब है, ये जो एनथ टर्म है उसका मतलब होता है ये जनरल टर्म ही बोल रहा है। एनथ टर्म का मतलब जनरल टर्म ही है। ठीक है, nth टर्म का मतलब जनरल टर्म ही पूछ रहा है कि जनरल टर्म निकाल लो। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस और 16th टर्म मतलब कि इस एपी का 16वां टर्म क्या होगा सो निकालो। एपी दे रखा है, चलो तो सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, एपी जो है हमारे पास क्या है कि जो गिवन एपी है वो है -5/2 0 5/2 स्लैश डॉट 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 डॉट। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से, स्मॉल डी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप लोग को मैंने क्या बोला था कि कोई भी एक टर्म लीजिए, उसमें से उसके पीछे वाले टर्म को घटा दीजिएगा तो वी गेट कॉमन डिफरेंस। तो मान लो यदि यहाँ पर हम ये टर्म एक लेते हैं और हम एक ये टर्म लेते हैं और एक ये टर्म लेते हैं, ठीक है, तो इसके सब्ट्रैक्शन, तो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ से डी जो है इजिली कैलकुलेट हो सकता है। 5/2 -0 तो इज इक्वल्स टू 5/2। 5/2 क्या होगा हमारा? 5/2 इज आवर आंसर। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, हम लोग जो पिछले जो कल लेक्चर नहीं आया था उसमें मैंने प्रूफ किया था जनरल टर्म जो कि टी एन इज इक्वल्स टू, टी एन से डिनोट करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे ए क्या होता था? फर्स्ट टर्म, डी क्या होता था? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन में एपी में साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म ये क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, तो अभी इस सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, nth टर्म निकालना है, तो इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। इस फार्मूला में पुट करेंगे, ए का वैल्यू क्या है? -5। ठीक है, प्लस क्योंकि nth टर्म निकालना है तो n के वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। डी क्या है? 5/2। जस्ट कीप इट दैट सिंपल। तो यहाँ देखो -5 प्लस इंटू कर देंगे तो 5/2 n -5/2। यदि इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 5/2 n -15/2। तो ये हमारा क्या आ गया? nth टर्म। अब इसी में हमसे क्या पूछा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है nth टर्म आ गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे वो है 16th टर्म निकालो। ये क्या है? 16th टर्म। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, अब इसकी बारी। ठीक है, तो 16th टर्म के लिए कुछ नहीं करो, देखो ये nth टर्म है, तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है T16। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है T16।
T16, तो सिंपली यहाँ पर ही n के जगह 16 पुट कर दो, तो T16 विल बी इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 16 माइनस 15/2, यही होगा। अब ये जो 16 है इसको 2 से डिवाइड करो तो 8 आएगा, तो 8 5 जा 40 माइनस 15/2, और 14 माइनस 50/2 इज ऑल्सो लाइक 80 में से 15 जाएगा तो 75 करें 65/2 ये आएगा, तो इसमें तीनों आ गया। ठीक है, इसमें हमारा क्या आ गया, तीनों आ गया। तो आई होप सो आप लोगों ने खुद से ट्राई करने की कोशिश किया होगा और आंसर मैच किया होगा और आया भी होगा कितनों का। अब जिन जिन का आंसर मैच कर गया वो कमेंट में थम्स अप कर दे। ठीक है, जिनको नहीं आया वो फिर से एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे इसी तरह का क्वेश्चन जो है सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस चैप्टर से। उतना कोई हार्ड नहीं पूछा जाता, इसी तरह घुमा फिरा के थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले एपी था -5/2 0 5/2, ठीक है। अब हमसे nth टर्म पूछा था, कॉमन डिफरेंस पूछा था, ठीक है। तो nth टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस डी का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट किया। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होता था कि कोई भी दो टर्म में सब्ट्रैक्शन करना था, और सब्ट्रैक्शन कैसे, पहले वाला बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म घटाते थे, उससे कॉमन डिफरेंस निकल जाता था, ठीक ना। और कॉमन डिफरेंस का फार्मूला जो मैंने इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें बताया हुआ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन आप कॉमन डिफरेंस निकालने की कुछ नहीं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म उठाइए, उसमें से बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म घटा दीजिए, वो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना। उसके बाद कल मैंने ये फार्मूला बताया था, और ये फार्मूला अगर कल मैंने ये फार्मूला प्रूफ भी किया था कल वाले क्लास में, तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो भी जाकर देख लीजिए, उसमें ये प्रूफ आया था। प्रूफ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये फार्मूला का यूज़ करना अच्छी तरह से आना चाहिए, जिससे प्रूफ से हम लोग ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, और ये प्रूफ करने से याद ही हो जाता है, और ये याद ही होना चाहिए। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें प्रूफ है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या किए थे। उसमें सिंपली ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी सिंपली नाम से पता चला, पहला टर्म एपी का -5 है, -5 और कॉमन डिफरेंस 5/2 है। क्योंकि nth टर्म निकालना है तो n का वैल्यू पुट नहीं किए, यहाँ किए nth टर्म हम लोग निकाल लिए, nth टर्म हमारा ये आया, ठीक है। अब nth टर्म आने के बाद क्या किए हम लोग, अब 16 टर्म पूछा था तो n की जगह क्या पुट कर दिए, 16 वैल्यू पुट कर दिए, एंड दैट इज आवर T16। आई होप सो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो वो जो है फिर से इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार समझा दिया, और उतना कुछ हार्ड क्वेश्चन है नहीं। हार्ड क्वेश्चन में मैं खुद 3-4 बार समझाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हम लोग को क्या है ना कि हम लोग को दे रखा है ये nth टर्म दे दिया, nth टर्म जो है वो हम लोग को दे दिया 5n-2, और आपसे पूछा क्या, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म। तो यदि हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास जो गिवन है वो है Tn दे दिया, Tn इज इक्वल्स टू 5n-2, ठीक है। तो हम यहाँ से इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, Tn कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो T1 कैलकुलेट कर सकते हैं, T1 इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक, Tn इज इक्वल्स टू n की जगह 1 पुट कर दो तो 5 × 1 - 2 3, और T1 ही क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो 3 आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो टर्म कंसेक्यूटिव टर्म उठाते हैं, उसमें से आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटा देते हैं, तो उसके लिए T2 निकालो। अब T2 निकालने के लिए क्या करो, इसमें 2 वैल्यू पुट कर दो, n के जगह वैल्यू 1 पुट करेंगे तो T1 आएगा, और n के जगह वैल्यू 2 पुट करेंगे तो T2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो 2 - 2 तो 5 10 2 5 × 2 10 - 2 8 ये आएगा, ठीक है। अगर आप इसमें AP देखो, यदि इसमें आप AP देखोगे तो सॉरी AP अब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, T2 - T1, T2 - T1 एंड दैट इज 8 - 3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है।
राइट। और हमसे क्या पूछा है, हमसे दूसरे थर्ड क्वेश्चन पूछा, 19th टर्म पूछा है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास ये आ गया डी कॉमन डिफरेंस, और हमारे पास ये रहा फर्स्ट टर्म भी पूछ दिया गया। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो T19 के लिए क्या करेंगे, ठीक ना। T19 के लिए क्या करो, T19 के लिए डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हो, एन का 19, एन की जगह 19 वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 × 19 -2, 19 5 जा 95 -2 93, ये हमारा तीनों आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था, ठीक है। कैसे डायरेक्ट किया जा सकता था, देखिए आप, है ना। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग को सोचना पड़ेगा, अगर कलम कम चलाना है तो सोचना ज़्यादा पड़ता है, जाहिर सी बात है। यदि इस चीज़ को मैं कॉपी कर लूँ और आप लोग को दूसरी जगह दिखाओ, इसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है ना। ओई ओई ओई, सॉरी, कॉपी, हाँ। देखो ये हमारा हो गया क्या, ये जो है हमारा मेथड 1 था, ठीक ना, और जो कि इजी था। मेथड 2 जो है थोड़ा सा सोचना पड़ता है, मेथड 2 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव नहीं, अल्टरनेट लिखेंगे ना, ज़्यादा सही रहेगा। अल्टरनेट मेथड, ठीक है। अब अल्टरनेट मेथड क्या कहता है कि Tn हम लोग को दे रखा है 5n - 2, और फार्मूला जो याद कीजिए, Tn क्या होता है, Tn = a + n - 1 d होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि इस चीज़ को यदि हम इस चीज़ को इस फॉर्म में बदल दे और कंपेयर कर ले, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ए और डी पता कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशंस, ठीक है ना, डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो मेरा मेन मोटो यही रहेगा कि इसको इस चीज़ में बदल दो। तो Tn को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें, Tn को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 5n - 5, ये -5 है और ये -2 है, अभी -2 है। अब ये -5 हमने खुद से किया, क्या किया, -5 हम लोगों ने खुद से ऐड किया, तो इक्वेशन में खुद से ऐड किए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए +5 कर दिए। कोई दिक्कत, आई थिंक नॉट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलो। अब इसी चीज़ को Tn को हम लोग ऐसे लिख दें क्या, Tn = अब ये 5, ठीक ना, अगर इसमें से 5 कॉमन ले लो, इस दोनों टर्म में से। अब कॉमन लेना फैक्टराइजेशन तो आप लोग को आता होगा, क्लास 9th में सिखाया गया होगा, ठीक ना, नहीं आता है तो बहुत बुरा हाल है आप लोग का, ठीक ना। फैक्टराइजेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपकी आगे से काम आएगा, तो फैक्टराइजेशन पे आप लोग फोकस रखिए और उस पर हाथ मजबूत कीजिए, ठीक है ना। -2 + 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये +3। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो है वो हमारे पास सेम फॉर्म आ गया। Tn को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, Tn = 3 + n - 1 × 5, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए, ठीक। तो अब इससे इसको कंपेयर करो, यहाँ है और यहाँ है, Tn सेम फॉर्म में आ गया। वहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, डी, और इधर देखिए, इधर जो हम लोग कैलकुलेट किए थे D5, ठीक है, D5 इधर कैलकुलेट किए थे और D3 कैलकुलेट किए थे, सेम आ रहा है, दैट्स इट। तो ये अल्टरनेट मेथड है। आप लोगों को जनरली ये हल्का लगेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और दिमाग कम चलाना होता है। इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या करे कि इस फॉर्म में बदल जाए, तो बच्चों को ये मेथड थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन बाई टाइम ये जो है इजी लगने लगता है और आसान भी हो जाता है और जल्दी होता है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, गुड क्वेश्चन। और ये सारा क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल बुक का एग्जाम्पल है, या फिर ये अ, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उसमें ध्यान से देखिए, ठीक है, चलो। तो अब क्वेश्चंस आप लोग, आई होप वीडियो पॉज करके आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/9 एंड इस 9th टर्म इज़ 1/7, तो 63rd टर्म पूछ रहा है आपसे,
क्या पूछ रहा है? 63rd टर्म। चलो देखते हैं। तो T7 देखो, T7 पूछा। अच्छा, Tn का फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। Tn इज इक्वल टू क्या होता है? जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना, तो जो फार्मूला उसमें लग रहा है उस फार्मूला को बजाते लिखिए, ताकि आपसे क्या होगा ना कि उस फार्मूला को लिखिएगा तो वो फार्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा। दैट इज वेट। तो उससे आपका फार्मूला रिवाइज होते रहेगा, तो आपके माइंड में वो बैठता जाएगा, जिससे कि आप भूल नहीं पाइएगा उसको। a प्लस n माइनस 1 × d। ये अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया T7, ठीक है। तो T7 इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। T7 n की जगह 7 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 7 माइनस 1d, ठीक है। और T क्या होगा? T9। T9 इज इक्वल्स ऑल्सो इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1, ठीक है। या तो इसको अगर आगे एक्सटेंड किया जाए तो यह आ जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल्स टू a प्लस 8d, ठीक है। या और T7 हमारे पास 1/7 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सब CBSE का चॉइस लाइक ये सब लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 1/7 दे रखा, सॉरी 1/9 दे रखा है। और a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 1/7 दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना? अब ध्यान से देखिए, आप लोग बचपन में क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े होंगे। उसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ाया गया होगा आप लोग को। और क्लास 9th में तो शायद ग्राफिकल मेथड होगा इसका, ठीक ना। लेकिन क्लास 10th में उसको प्रॉपरली सॉल्व करने का तरीका है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तरीका को समझना चाहिए। 2-3 तरीका होता है, ध्यान से देखो। अब क्या करो ना, हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, ये वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए। ये हमारे पास है इक्वेशन 1, ये है हमारे पास इक्वेशन 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से यदि 1 को हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा? 2d इज इक्वल्स टू 1/7 माइनस 1/9, ठीक है। 9 में से 7 जाएगा 2, तो 2, तो d इज इक्वल्स टू 1/63, ठीक ना। d क्या आएगा? 1/63। अब d आ गया हमारे पास, हम लोग को क्या निकालना था? 63rd टर्म ही निकालना था, ठीक है। d आया 1/63, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, जगह की कमी, थोड़ा सा छोटा, कोई नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक ना। अब ये डी आया 1/63। अब इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके ए का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो पुटिंग डी इज इक्वल्स टू, पुटिंग, ये प्रॉपरली बुक मेथड है कि इस तरह से पुट लिखना चाहिए स्टेटमेंट वगैरह, ताकि आप लोग, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि क्योंकि आपको अभी कोई कंपटीशन देना नहीं, बोर्ड्स के लिए मेनली तैयारी करना है, तो बोर्ड्स में ये ज़रूरी होता है। तो जब भी आप लिखें तो इस तरह के करके लिखें, ताकि आपको हैबिट बना रहे। डी इज टू 63 इन इक्वेशन 1 पुट कीजिए, तो a प्लस 6/63 इज इक्वल्स टू 1/9 है, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप
इसको देखेंगे, यदि आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, डी इज वन बाई 60 1/9, तो ए इज इक्वल्स टू 1/9 माइनस 6/63, दैट विल गेट 1/63, यानी ए भी हमारा क्या आया 1/63 ही आया। ठीक ना, ए हमारा क्या आया 1/63। हमको कैलकुलेट करना क्या 63 टर्म। अब ध्यान से देखो 63 थर्ड टर्म कैलकुलेट करना था, तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे साइड में T63 इट शुड बी इक्वल्स टू, ए हमारा क्या है 1/63 प्लस n-1, यानी सॉरी है लिखो, ठीक है ना, प्लस अब n क्या है 63, तो 63 माइनस 1 इंटू 1/63, क्योंकि डी भी 63 है। अब यहाँ पे देखो इसके बाद का जो स्टेप है वो यहाँ पे, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे, तो अब यहाँ देखो ये बचेगा 1/63 प्लस 62 माइनस 1 62/63, और इसको सॉल्व करने पर आंसर हमारा क्या आएगा 1। तो यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, ऐसा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया, कुछ नहीं किए। सबसे पहले देखो इसको रफ में अगर थोड़ा सा समझे, तो क्वेश्चन में दे रखा था कि 7th टर्म जो है एपी का वो 1/9 है और 9th टर्म 1/7। तो जनरल इसमें सिर्फ एक फार्मूला हुआ यूज हुआ है, वो भी जनरल टर्म का। तो जनरल टर्म टी एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो n की जगह 7 पुट करेंगे तो T7 आ जाएगा, T7 इज टू ए प्लस 6 डी आएगा, T9 इज टू ए प्लस 8 डी आया इसमें पुट करने के बाद। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू दे रखा था, और इसके बाद जो है पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन बनता है, और मैंने उसको भी आप लोग को सॉल्व करना सिखाया। ठीक है ना, इस तरह के सॉल्व करने का मेथड को एलिमिनेशन मेथड करते हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब पढ़ाऊंगा मैं तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग को ऐसे करते हैं कि समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, और एक और बात, हाँ, इन सभी क्वेश्चन को एक बार और ट्राई कीजिएगा मेरे सॉल्व कराने के बाद। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ होता है कि वो, और उससे जो है आपके नॉलेज में इन्हेंसमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा अंग्रेजियों का मतलब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से और समझ में आने लगता है। अब ध्यान से देखिए, द सम ऑफ फोर्थ टर्म, ठीक है, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म ऑफ एपी, यानी पहले लाइन से अगर देखें तो गिवन क्या क्या सो लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमको दे रखा है कि T4 प्लस T8 इज इक्वल्स टू 24। ओके, कोई दिक्कत ना। फिर दूसरा बात हमको ये दे रखा है कि T6 प्लस T10 इज इक्वल्स टू T10 इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात ध्यान वाली देने वाली बात ये है, यदि हम पहले इसको इसको अगर यहाँ लाए और इसको यदि लिखे, ठीक है ना, इसको यदि लिखे और प्रॉपरली सॉल्व करें तो T4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब ये आप लोग को इतना आ जाना चाहिए, T4 को अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसको सॉल्व करके फिर से एक बार बता देता हूँ उसका डायरेक्ट। देखो T4 को हम लोग क्या लिखेंगे, Tn का फॉर्मूला क्या होता है एक बार और आप लोग के लिए लिख देते हैं। Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी, यही होता है फार्मूला। अब इसमें n का वैल्यू 4 पुट करो, n इज इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो T4 इज इक्वल्स टू जो आप लोग को आएगा वो आएगा a नहीं पता, प्लस n का वैल्यू 4 पुट करना है तो 4-1 3d, तो a का T4 का वैल्यू a प्लस 3d आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी अब कर सकते हैं, फॉर्मूला याद हो तो आप लोग डायरेक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ T4 इज इक्वल्स टू, और एक और बात, T4 है तो ये तो सभी में आएगा, और जहाँ यहाँ पे जो टर्म नंबर है 4 है तो एक कम डी आ जाएगा तो a प्लस 3d प्लस T8, उसी तरह इससे एक कम डी आना चाहिए और ये तो आएगा ही,
तो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। और वहीं पे यदि हम यहाँ से एक टर्म ले, ठीक है ना, यहाँ से वो उसको अगर एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो वो आएगा T6 है तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d। हम ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आई होप आप लोग को फार्मूला पुट करके 6 पुट करके निकालने के बाद यही आ रहा होगा, और डायरेक्टली आप लोग भी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बेसिक से 2 लेक्चर हो गया तो इतना तो करने आना चाहिए। अब 44 नहीं भी आ रहा है तो आपको मैं फार्मूला पुट करके एक बार दिखा चुका हूँ। फार्मूला पुट कीजिए, फार्मूला याद होना चाहिए, उसमें पुट कीजिए, आपका फाइनल रिजल्ट यही आने वाला है। अगर इसमें पुट कीजिएगा फार्मूला तो यही आने वाला है, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पहले T4 निकाल लिए, फिर T8 निकालिए, फिर उस दोनों को इस फॉर्म में लिखिए, फिर ऐसे कीजिए, तो वो भी कर सकते हैं। कुछ उतना नहीं है, बस ये स्टेप्स बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप ध्यान से देखिए तो इस इक्वेशन को यदि इस इक्वेशन को, ठीक है ना, इस इक्वेशन को यदि फर्दर एक्सटेंड करें, इधर लिखे तो क्या लिखा जा सकता है, इसको यदि लिखे फर्दर तो क्या लिखा जा सकता है, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24, ठीक है ना। 2a प्लस 24d। अब उसमें से एक और 2 को इधर से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 तो a प्लस 5d, फिर से फैक्टराइजेशन का छोटा सा यूज, 24। अब ये 2 उधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 से ये 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12 आया। ये हमारा पहला इक्वेशन है, और इसको आप लोग क्या कीजिए, बॉक्स बनाकर रख लीजिए। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के लिए, रेड कलर यूज कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को आप लोग यहाँ से लीजिए और यहाँ लाइए इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 मेरे हिसाब से था, तो इक्वेशन 2 जो है पिंक कहाँ गया भाई, ये था, इतना ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, इक्वेशन 2 अगर ध्यान से देखेंगे तो a प्लस ए 2a, 9 प्लस 5d तो 14d, तो ये आएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, एंड a प्लस 7d 2 कॉमन लेंगे इज इक्वल्स टू 44। इस 2 से ये 22 टाइम्स में कट रहा है, तो काट देंगे, तो यहाँ से हम लोग का क्या बचेगा, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको भी वाइट बॉक्स कीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करना है ना कि इस दोनों के आने के बाद अब इस दोनों इक्वेशन को एक जगह लिखिए, और एक जगह लिखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1, ये रहा हमारा इक्वेशन 1, और ये रहा हमारा प्यारा सा इक्वेशन 2। छोटा नहीं है, थोड़ा सा और थोड़ा सा, चलिए देखिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, और फिर उसी तरीके से जैसे पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, क्या करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक ना। यदि सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करो, तो इसमें से माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो यदि देखोगे तो ये तो और ये कट जाएगा, ये और ये तो जीरो बच जाएगा, माइनस प्लस 5d माइनस 7d तो माइनस 2d इज इक्वल्स टू प्लस 12 माइनस 20 तो माइनस 10।
तो यहाँ से आप लोग को सॉल्व करने पर D5 आया। अब D5 आया तो D किसी भी एक इस आइदर इसमें या फिर इसमें पुट करके किसका निकाल लीजिए, A का वैल्यू निकाल लीजिए। D5 आया तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 था। A प्लस 5D तो A प्लस 25D इज इक्वल्स टू 12, सॉरी A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये आएगा। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ से A हमारे पास क्या आ रहा है, -13, और हमसे पूछा क्या गया था, तो यहाँ पे आते हैं, हमसे पूछा गया था फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो हमारे पास पहला टर्म है, वी गॉट D हेयर, वी गॉट D एंड वी गॉट A। अब A और D मिल गया तो हम लोग पहला टर्म, देखो पहला टर्म तो यही होता है, पहला टर्म हमारा क्या होगा, तो AP जो हम लोग को चाहिए वो क्या होगा, -13। अब दूसरा टर्म लाने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले टर्म में D ऐड करो तो ये आ जाएगा -8, और फिर तीसरा टर्म लाने के लिए दूसरे टर्म में D ऐड करो तो -3। दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दी गिवन AP। ठीक है ना, तो अभी तक आई थिंक 4 क्वेश्चन हुए। सॉरी, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ध्यान से, इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। स्टार, 3 स्टार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड्स में, स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम लोग को सिंपली कहना है कि विच टर्म ऑफ AP इज 81। ठीक है, तो 81 है, तो हमको निकाला। अब ध्यान से देखो, AP का जो ये है हमारा, वो क्या है, ए। अगर AP को देखते ही अगर आप लोग अब ये निकाल सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये तो साफ साफ दिख रहा है 5 है। D क्या है हमारे पास, तो D साफ साफ दिख रहा है कि 9 - 5 कर लो, दैट इज गोइंग टू बी 4। D हमारे पास 4 है, A 5 है, D 4 है। ठीक है, हमको निकालना है क्या, 81। देखो मान लेते हैं, हमको नहीं पता, मान लेते हैं nth टर्म 81 है, लेट्स सपोज nth टर्म 81 है। ठीक है, अब nth टर्म 81 है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 81। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। इसमें A और D का वैल्यू पता है तो पुट कर दीजिए, A का वैल्यू 5, D का वैल्यू 4, तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 81। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, 4 को सही से लिखते हैं, सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 4 इज इक्वल्स टू 5 उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस में, 76। यदि 4 से डिवाइड करोगे इसको तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 19, और फिर n का वैल्यू आ जाएगा 19 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 20, यानी यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक ना, कि T18 क्या हो जाएगा, 20th टर्म होगा। कुछ नहीं किए, सबसे पहले AP देखते हुए फर्स्ट टर्म निकाले, फिर कॉमन डिफरेंस निकाल ले। आपको नहीं पता कि 81 कौन सा टर्म है तो मान लेते हैं nth टर्म है, nth टर्म मान लिए, उसमें हम E और D का वैल्यू पुट कर दिया, वहाँ से सॉल्व कर देगा, सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, और D का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए एक तरह से होमवर्क होगा, लेकिन ये नहीं, ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, यानी हम लोग को जो निकालना है कि इसी AP का है। ठीक ना, हमसे पूछा गया है कि मान लेते हैं TN एक टर्म है, ठीक है ना, डैट इज T21 में जब 120 जोड़ते हैं ना तो वो टर्म आ जाता है। ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट T21 के लिए तो कुछ नहीं, ए पता है 3, D कितना होगा, यहाँ से अगर इस DP का D निकाले AP का तो 15 माइनस 3 एंड दैट इज गोइंग टू बी 12। D हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से यदि कैलकुलेट करें D तो 12 आ जाएगा। ठीक है, A हमारे पास दे रखा है,
डी 12 आ गया। तो यहाँ से टी एन ये तो नहीं पता, ये इसको टी एन ही रहने दो। मान लेते हैं टी एन जो है वो कोई टर्म है जो कि 21वें टर्म में से 120 ज़्यादा है, तो 120 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से T21 निकालने के लिए क्या करेंगे ना, ए क्या है 3 प्लस n माइनस वन यानी 21 पुट करेंगे तो 21 माइनस वन 20 इंटू डी, डी क्या है हमारे पास 12 प्लस 120। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आप लोग मेरे पर बनाने से पहले वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर आएगा वो, देखो इसको सॉल्व करेगा तो टी एन इज इक्वल्स टू 24 240 और 120 360 तो 363। इसको सॉल्व करोगे तो 363 आया। हमसे अब पूछा जा रहा है कि कौन सा वो टर्म है जो इस एपी का जो 363 के बराबर है। सिंपली ये टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 363। ठीक, अब 363 है, ए है दे रखा है, तो ए की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ए 3 है प्लस एन माइनस वन नहीं पता और ये 12 है इज इक्वल्स टू 363। यदि इसको देखोगे तो n माइनस वन 3 जाएगा उधर तो माइनस में, तो 363 माइनस 3 तो 360, और ये 12 से साफ साफ दिख रहा है कि 30 टाइम्स में कट जा रहा है, और n माइनस वन इज इक्वल्स टू 30, तो n शुड बी 31। दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर क्या किया उसको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। देखो हम लोग को बोला था कि एक टर्म है एपी में, इसी एपी में जो कि 21st टर्म ऑफ से दिस एपी से 120 ज़्यादा है, तो हम बोले कि मान लेते हैं वो टर्म nth टर्म है, और nth टर्म अब चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि वो एक 21वें टर्म से 120 ज़्यादा है, तो 21वें टर्म में 120 जोड़ देंगे तो उस टर्म के बराबर आ जाएगा। अब उस टर्म के बराबर वो सॉल्व किए तो वो इसके बराबर आया। ठीक है ना, वो जो है वो इसके बराबर आया। अब इसके बराबर क्या किया, अब टी एन का हम लोग को फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, उसमें पुट किया, और ए और डी का वैल्यू चूंकि हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके थे, तो यहाँ से हम लोग पुट डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, और वैल्यू पुट करने के बाद एन का वैल्यू निकाल दीजिए, एंड दैट इज द आंसर। एंड दैट इज आवर आंसर। है ना, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग अब यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या 53 इस एपी का टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसका चेक करने का एक प्रॉपर सा मेथड है, बेसिक मेथड है, और वही मेथड हल्का भी है, इजी भी है और कामयाब भी है। अब वो एक मेथड क्या है कि मान लेते हैं कि है टी एन इज इक्वल्स टू 53, ले सपोज टी एन इज इक्वल्स टू 53 मान लेते हैं, तो जनरल फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 53। ठीक है, अब यहाँ से ए देखो, ए तो 5 है, डी कितना है, डी यहाँ से आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, डी 3 है, ए 5 है, तो ये 5 माइनस एन माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल्स टू 53। तो एन माइनस 3 क्या हो जाएगा, एन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 53 में से 8 जाएगा तो डैट विल बिकम 48, एंड 48 जाएगा तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 16, तो n इज इक्वल्स टू 17। यानी अब देखो ध्यान से, यहाँ पे यदि n जो है यहाँ पे अब देखो ध्यान से, साफ साफ दिख रहा है कि n एक होल नंबर आया। अब n एक होल नंबर आया, इट मीन्स कि वो नंबर एग्जिस्ट करता है। यदि यहीं पे सिंस ये इंपॉर्टेंट है, सिंस n इज कमिंग आउट टू बी, सही से लिखते हैं, coming out to be a whole number, thus 53
is a term of given AP of given AP। ठीक है, यदि यहीं पे यदि ये जो n का जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं ये होल नंबर नहीं आ रहा होता, ठीक है ना, n का जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं यदि वो होल नंबर नहीं आ रहा होता तो वो AP का भाग नहीं होता। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा। अब आप लोग के लिए जो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन मैं तो अपने टाइम में इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता था, और बेसिकली बोले तो मैंने इसको एक बार में सोच लिया था। क्यों? अब ध्यान से देखो, इसको वही बच्चा कर पाएगा एक बार में जो कि एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में, मतलब खुद से सोच पाएगा। वो वही बच्चा जो कि पूरे बेसिक को, AP के बेसिक को, अभी तक के जितना क्वेश्चन है उसमें क्या लगा, कुछ नहीं, AP का बेसिक। ठीक है, अब इस सारे क्वेश्चन आगे जो है 8 ना, ये आपका HW होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, HW होगा। ठीक है ना, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप मानिए सही में, अगर मेरा बात बोले तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप लोग बाद में सॉल्व कर सके। ठीक है, या फिर आप लोग इसके आगे क्या करेंगे कि एक और क्वेश्चन है, कुछ और सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, 9th नंबर को भी वीडियो पॉज करके आप लोग डाउनलोड कीजिए। और ये भाई, ये जो है इस बार नहीं, शायद ये 2020 में शायद किसी टर्म में, क्योंकि 2020 में तो कोरोना था, उसकी वजह से किसी एक टर्म में जो है वो एक क्वेश्चन आया था इसी तरीके, इसी बेसिस पे। तो आप लोग बिलीव नहीं कीजिएगा, उसमें बहुत बच्चा टाइम लगा लिया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जबकि अगर मुश्किल से इस क्वेश्चन को अगर बच्चा कोई एक बार भी सॉल्व किया होता उसके लिए 30 सेकेंड क्वेश्चन है, 30 सेकेंड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आया था, डायरेक्ट मार्क करना था, सॉल्व थोड़ी ना करना था ना। तो ये भी आपका HW है, ये भी आपका HW है। और 10th नंबर इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोला जाए तो इसको आप लोग अपने हिसाब से लेवल, जैसे गेम खेलते हैं ना, उसमें लेवल अप आता है ना अच्छा क्वेश्चन करने के बाद, तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन, ये लेवल अप क्वेश्चन है, तो नहीं, इसमें आपका पूरा थिंकिंग कैपेसिटी चाहिए, बढ़ाएगा। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो घबराइए मत, ये तो आपके सोचने के तरीका को बढ़ाएगा। अगर जनरली आप लोग ट्राई कर रहे हैं उसके बाद आके यहाँ वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में काम आएगा, और समझ अपने आप की समझने की शक्ति को बढ़ाएगा, इसको, इस तरह के चैप्टर को, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। तो अंत में एक बड़ा सा, आप ऐसे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, बड़ा सा थैंक यू। थैंक यू, और हाँ, थैंक यू एंड कीप studying. That's it for today. Bye.